हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो हमारा आज का चैप्टर है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप क्या होता है? बेसिकली जो हमारा क्रॉप होता है उसके फुल ग्रोथ करने के लिए जितनी भी वाटर रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। अगर आप डिफिनेशन से देखें तो डिफिनेशन क्या होता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप का? वाटर रिक्वायर्ड for the full growth of crop, water required for the full growth of crop from sowing to harvesting, from the sowing to harvesting। तो बेसिकली क्या है हमारा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप क्या है कि जब आप जब आप सीड्स सॉइल के अंदर सीड्स डालते हो और जब आप उस सीड्स का जब हमारा क्रॉप प्रॉपर्ली तैयार हो जाता है तो जब उसका आप हार्वेस्टिंग करते हो तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो आपको टोटल वाटर रिक्वायर्ड होता है दैट इज नोन एज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। तो ये जो हमारा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप है उसको हम देखते हैं कि जो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप है हमारा कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसको कौन कौन सा फैक्टर है जो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप को जो है डिफर करेगा, कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको इस पे इफेक्ट डालेगा। तो सबसे पहला जो है टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप जो भी हमारा टाइप होगा क्रॉप का उसके अकॉर्डिंग हमारा वाटर रिक्वायरमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें राइस, तो राइस के केस में क्या होता है कि ज्यादा वाटर रिक्वायर होता है, राइस रिक्वायर्ड मोर वाटर। एंड इन केस ऑफ वेट रिक्वायर्ड लेस वाटर, इसके क्या होगा लेस वाटर रिक्वायर्ड होगा और राइस क्या करेगा मोर वाटर रिक्वायर करेगा। यानी इट मींस राइस के केस में हमें ज्यादा वाटर लगेगा और वेट के केस में लेस वाटर लगेगा। अगेन जो फैक्टर है हमारा सेकंड फैक्टर है वो क्या है हमारा सॉइल। सॉइल के केस में भी हमारा वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो डिफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए हमें ज्यादा वाटर लगेगा, ठीक है। देन थर्ड फैक्टर है हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन। थर्ड फैक्टर है हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग पे हमारा वाटर रिक्वायरमेंट जो क्रॉप है वो वेरी करेगा, वो फैक्टर है इसमें जो डिपेंड करेगा। इन केस ऑफ अगर हम समर रीजन में जाते हैं तो वहां पे ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में देखें तो राजस्थान के रीजन में अगर आप कोई क्रॉप लगाते हो तो वहां पे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगा। इट मींस बिकॉज ऑफ समर सीजन। एंड इन केस ऑफ विंटर सीजन में क्या होगा आपको कम वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, सो आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। वेट कहाँ कब लगती है हमारी, इसको हम लोग क्रॉप सीजन में भी पढ़ेंगे। अभी जब टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़ेंगे वहां पे भी देखेंगे। तो वेट बेसिकली हमारा विंटर का क्रॉप होता है, विंटर क्रॉप होता है, इस कारण से यहाँ पे लेस वाटर लग रहा है देखो। और राइस जो होता है हमारा ये समर क्रॉप होता है, यहाँ पे मोर वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। कुछ तो इस क्रॉप का नेचर भी होता है, कुछ हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस देखने वाले हैं जिसपे ये पूरा चैप्टर है आपका जो डिपेंड करेगा। ये चैप्टर हमारा गेट में काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं गेट में और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे अभी आगे चैप्टर्स में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस। इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस देखते हैं इसका। तो सबसे पहला है हमारा इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस के अंदर में क्रॉप पीरियड। तो क्रॉप पीरियड क्या होता है? क्रॉप पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम बिटवीन sowing to the harvesting। जब आप क्रॉप को सोन करते हो और जो हार्वेस्ट करते हो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप पीरियड बोलते हैं। नाउ अगेन सेकेंड डिफिनेशन हमारा क्या है? बेस पीरियड। क्या हमारा सेकेंड डिफिनेशन? बेस पीरियड। बेस पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग टू द लास्ट वाटरिंग। तो बेस पीरियड हमारा क्या होता है? जब आप क्रॉप को फर्स्ट टाइम वाटरिंग करते हो आफ्टर सोइंग, देन जब आप लास्ट वाटरिंग करते हो बिफोर हार्वेस्टिंग, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज बेस पीरियड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस पीरियड। इट इज द टाइम टाइम या पीरियड भी कह सकते हो आप इसको। इट इज द पीरियड बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग
फर्स्ट वाटरिंग टू द लास्ट वाटरिंग, फर्स्ट वाटरिंग टू द लास्ट वाटरिंग। नाउ अब इसके बाद अगर इसको हम लाइन डायग्राम पे देखें, हम इसको रफ कर रहे हैं लाइन डायग्राम के थ्रू, इसको आप देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस और आते हैं यहीं पे, हमारा लाइन डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं लाइन डायग्राम के थ्रू। सो लाइन डायग्राम में क्या है हमारा, फर्स्ट यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले हम इसका लाइन प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ लाइन, प्रिपरेशन ऑफ लाइन। नो, प्रिपरेशन ऑफ लाइन आपका जब हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप सोइंग करोगे, आप क्रॉप को लगाओगे। देन आप क्या करोगे, फर्स्ट वाटरिंग करोगे आफ्टर सोइंग, फर्स्ट वाटरिंग करोगे। नाउ आप यहां पे क्या करोगे, बिफोर कल्टीवेशन, यहां पे क्या होगा आपका क्रॉप का कल्टीवेशन हो जाएगा, सॉरी हार्वेस्टिंग हो जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे आपका ये लास्ट वाटरिंग, लास्ट वाटरिंग, ठीक है। तो ये जो हमारा पीरियड था जिसको भी हमने डिफिनेशन में देखा था, फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग, ये क्या था हमारा बेस पीरियड था। और ये हमारा क्या था, सोइंग टू हार्वेस्टिंग, ये हमारा था क्रॉप पीरियड। समटाइम्स क्या होता है, जब हम अपना लैंड प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस समय जो सॉइल होता है वो थोड़ा स्टिफ होता है, इट मींस उसमें वाटर की कमी होती है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा वाटर हमको डालना होता है, पहले एक बार हमको इरिगेशन करना पड़ता है, ठीक है। जो इरिगेशन आप करते हो फॉर प्रिपरेशन ऑफ लैंड, लैंड को प्रिपेयर करने के लिए जो आप इरिगेशन करते हो बिफोर सोइंग, इट मींस क्रॉप को लगाने से पहले, दैट इरिगेशन इज नोन एज फॉलियो इरिगेशन, दैट इरिगेशन इज नोन एज फॉलियो इरिगेशन। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपको और काफी एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। तो ये पालियो इरिगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, जब आप क्रॉप को लगाने से पहले, जब सोइंग हम यहाँ पे कर रहे हैं क्रॉप का, और उससे पहले हम इरिगेशन कर रहे हैं। इरिगेशन किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो सॉइल है वो स्टिफ हो चुका है, तो उस सॉइल को स्टिफ होने के कारण इसको क्या कर रहे हो, आप लैंड को प्रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, इट मींस पालियो करने में आपको दिक्कत आ रही है। देन आप इसको क्या करोगे, लैंड को तैयार करने के लिए पहली बार इरिगेशन करोगे, ठीक है। तो दैट इरिगेशन इज नोन एज पालियो इरिगेशन। सेम यहाँ पे जब हम फर्स्ट वाटरिंग करते हैं तो फर्स्ट वाटरिंग को एक हम टर्मिनोलॉजी दे देते हैं, दैट इज नोन एज कोर वाटरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, कोर वाटरिंग। तो कोर वाटरिंग किसको कहते हैं हम लोग, कि जब हम फर्स्ट टाइम इरिगेशन करते हैं किसी भी क्रॉप को, जो हम फर्स्ट टाइम वाटर देते हैं, दैट इज नोन एज कोर वाटरिंग। और जितने भी डेप्थ तक वाटर देते हैं, जितने डेप्थ तक वाटर हम देते हैं, जितने ही डेप्थ तक उस वाटर को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज कोर डेप्थ। ये भी एक और टर्मिनोलॉजी आता है हमारा, कोर डेप्थ। तो कोर डेप्थ क्या होता है, जितना डेप्थ ऑफ वाटर आप प्रोवाइड करते हो फर्स्ट इरिगेशन में, दैट इज नोन एज कोर डेप्थ। जितना आप फर्स्ट टाइम वाटरिंग करते हो उस टर्मिनोलॉजी को हमें क्या नाम देता है, कोर वाटरिंग नाम देते हैं। तो देखिए हमारे पास कितने न्यू टर्मिनोलॉजी आ गई। पहला हमारा क्या है, बेस पीरियड। बेस पीरियड क्या था हमारा, इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग टू द लास्ट वाटरिंग। नाउ हमारा क्रॉप पीरियड क्या था हमारा, सोइंग टू द हार्वेस्टिंग का जो टाइम पीरियड था, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप पीरियड। पालियो इरिगेशन आ गया। पालियो इरिगेशन क्या था हमारा, जब हम फर्स्ट टाइम लैंड को वाटर इरिगेशन करते हैं, दैट इज नोन एज पालियो इरिगेशन। और जब आप फर्स्ट टाइम वाटर प्रोवाइड करते हो, फर्स्ट इरिगेशन करते हो आफ्टर, दैट इज नोन एज कोर वाटरिंग। और नाउ जितने डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड करते हो, दैट इज नोन एज कोर डेप्थ। सो अब थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हमारा, थ्योरेटिकली हमारा जो क्रॉप पीरियड है दैट इज ग्रेटर देन बेस पीरियड। क्रॉप पीरियड इज ग्रेटर देन बेस पीरियड। बट प्रैक्टिकली जब हम इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, जब हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो प्रैक्टिकली जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप पीरियड को बेस पीरियड के इक्वल मान लेते हैं। क्रॉप पीरियड को हम लोग क्या करते हैं, बेस पीरियड के इक्वल ही मान लेते हैं,
ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग, वैसे तो हमारा दिख रहा है कि क्रॉप पीरियड जो है वो ग्रेटर है, स्लाइटली ग्रेटर है। यहाँ पे देखो आप सोइंग टू हार्वेस्टिंग तो स्लाइटली ग्रेटर है हमारा क्रॉप पीरियड, लाइन डायग्राम के थ्रू हमको दिख रहा है बेस पीरियड से। बट इन केस ऑफ न्यूमेरिकल, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वहां पे आपको सीधे सीधे बेस पीरियड ही दिया हुआ होगा, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि क्रॉप पीरियड इज ऑलमोस्ट सेम एज बेस पीरियड। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है जो आपको दिख रहा है लाइन डायग्राम में, बट हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे आगे। ठीक है, तो इसको हमने आपको समझा दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमारा उस पर देखते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आने वाला है, जो कि हमारा पूरे इरिगेशन में इस टर्मिनोलॉजी, जो भी स्टूडेंट्स होंगे या जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, इस टर्मिनोलॉजी को भले ही जानते हो ना जानते हो पर सुनते जरूर होंगे इनके बारे में। वो टर्मिनोलॉजी हमारा है ड्यूटी एंड डेल्टा। ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट इसका नाम पहले से जानता होगा, चाहे वो चैप्टर पढ़ा भी हो या ना पढ़ा हो, फिर भी उस नाम से पहले से अवेयर होगा। तो ड्यूटी और डेल्टा ये काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पूरे इरिगेशन इस चैप्टर के अंदर में। और इसमें हमारा न्यूमेरिकल गेट में इसी कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ड्यूटी एंड डेल्टा पे। तो ड्यूटी और डेल्टा हम देखेंगे यहाँ पे कि ड्यूटी और डेल्टा होता क्या है। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग कि ड्यूटी और डेल्टा क्या होता है। इसके बीच में रिलेशंस भी होते हैं, उन रिलेशंस को भी हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। अभी ड्यूटी और डेल्टा के बीच का जो रिलेशंस होता है उनको भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि कैसे ड्यूटी और डेल्टा को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो डेल्टा सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? देखिए डेल्टा क्या होता है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर। इसमें स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं, उनको काफी लंबे टाइम तक कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसको फिर से एक बार अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा कि डेल्टा क्या होता है। टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप फ्रॉम द होल पीरियड। इट मींस आप फर्स्ट वाटरिंग किए, किसी भी क्रॉप को आपने पहले सोन किया, ठीक है, उसमें फर्स्ट वाटरिंग किया, अगेन सेकंड वाटरिंग किया, थर्ड वाटरिंग किया। सपोज करो आपने फर्स्ट वाटरिंग में उसको 10 mm डेप्थ तक उसको इरिगेशन किया, अगेन सेकंड वाटरिंग आपने 15 mm तक डेप्थ तक इरिगेशन किया, अगेन उसमें 20 mm तक डेप्थ तक इरिगेशन किया। तो इन तीनों का जो सम होगा, इन तीनों का जो सम होगा, उसको जो उसका जो टोटल डेप्थ, इन दोनों को सम करने के बाद जो टोटल डेप्थ होगा दैट इज नोन एज डेल्टा। इसको ध्यान रखिएगा, होल पीरियड में क्रॉप सोइंग से लेकर के कल्टीवेशन तक जितने बार भी आप इरिगेशन करोगे उस इरिगेशन के दरमियान जितने भी डेप्थ तक आप इरिगेशन करोगे तो होल सम होता है डेल्टा हमारा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एक बार का डेप्थ की बात कर रहे हैं, टोटल होल पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर। टोटल वर्ड यहाँ पे इसलिए इंक्लूड हो रहा है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, तो सेंटीमीटर में ही ज्यादातर डिनोट करते हैं हम लोग। टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सोइंग टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सोइंग टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। ठीक है, टू एक लाइन इसमें और आप ऐड कर सकते हैं, टू अटेन इट्स मैच्योरिटी। मतलब अटेन्स मैच्योरिटी कहने का मतलब हुआ कि जो आपका क्रॉप है उसका फुल ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसके लिए जितना भी वाटर रिक्वायर्ड होता है दैट इज नोन एज डेल्टा। सो ठीक है, अब कुछ क्रॉप्स होते हैं उसके डेल्टा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये समटाइम्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे शुगर केन का। शुगर केन आप लोग इसके बारे में अवेयर होंगे, शुगर केन गन्ना जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा डेल्टा होता है 120 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये पेरेनियल क्रॉप होता है, ये 1 ईयर का क्रॉप होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्रॉप लंबे टाइम तक रहेगा उसमें ज्यादा वाटर लगेगा ही लगेगा, ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है इसमें। अगेन राइस, तो राइस का तो अपना ही एक नेचर है, राइस में ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है, और राइस का जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, राइस के केस में हमारा इसमें भी 120 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, अगेन तो थर्ड क्रॉप होता है, तीसरा क्रॉप हमारा क्या होता है, कॉटन। थर्ड क्रॉप कॉटन, कॉटन के केस में कितना होता है 90 सेंटीमीटर और वेट। नेक्स्ट हमारा वेट, वेट के केस में कितना होता है 40 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है
बहुत सारे एग्जाम में आपको डायरेक्ट आस्किंग किए जाते हैं ये वाला पॉइंट, कितना होता है आपका डेल्टा, बताइए शुगर का डेल्टा कितना होता है, राइस का डेल्टा कितना होता है। ये दोनों काफी ज्यादा बार पूछा गया है एग्जाम्स में, इसको आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे, एक और आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मेज भी होता है, कभी कभार इसको भी पूछ लिया जाता है, तो मेज के केस में होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे ड्यूटी के बारे में। ड्यूटी क्या होता है, ठीक है। जो आप 1 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज देते हो, जब आप 1 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज कैनाल के थ्रू देते हो, तो उसमें जितनी एरिया ऑफ लैंड आपका इरिगेट होता है, और बेसिकली उस एरिया ऑफ लैंड को हम हेक्टेयर में काउंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी। इट मीन्स 1 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज में जितना भी लैंड इरिगेट होगा, और जितने भी एरिया ऑफ लैंड इरिगेट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूटी बोलेंगे। तो ड्यूटी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड को हम लोग किस में लेते हैं, हेक्टेयर में लेते हैं, इरिगेटेड, द एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड, और ये ध्यान रखना एरिया ऑफ लैंड हम लोग किस में लेते हैं, हेक्टेयर में लेते हैं। द एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड बाय सप्लाई ऑफ यूनिट डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज को हम लोग लेते हैं यूनिट में, बाय सप्लाई ऑफ यूनिट डिस्चार्ज, बाय सप्लाई ऑफ यूनिट डिस्चार्ज कंटिन्यूसली during the entire base period of crop, the entire base period of crop, ओके। तो 1 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज में जितने एरिया ऑफ लैंड आपका इरिगेट होगा, जितना भी एरिया ऑफ लैंड इरिगेट होगा हेक्टेयर में, उसको हम लोग काउंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्यूटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यूटी बोलते हैं। ड्यूटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ डिस्चार्ज। अच्छा, मैं उस पॉइंट को भूल गया था, आप डेल्टा को, तो डेल्टा है हमारा, डेल्टा को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, आगे डिस्कशन में भी आएगा, और ड्यूटी को हम लोग एरिया ऑफ डिस्चार्ज के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। उसको आप ऐड कर लीजिएगा, मैं शायद भूल गया था उस पॉइंट को बोलने के लिए। डेल्टा वहां पे, डेल्टा को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ड्यूटी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो ड्यूटी क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ डिस्चार्ज। ड्यूटी के भी टाइप होते हैं हमारे, 2 टाइप का बेसिकली ड्यूटी होता है। एक होता है हमारा फ्लो ड्यूटी, दूसरा हमारा होता है स्टोरेज ड्यूटी। तो फ्लो ड्यूटी क्या होता है, जब वाटर आपको फ्लो कर रहा होता है उस टाइम पे जो ड्यूटी होती है दैट इज नोन एज फ्लो ड्यूटी, और जब आप वाटर को स्टोर कर लेते हो उसके बाद आप उसको इरिगेट करते हो दैट इज नोन एज स्टोरेज ड्यूटी, ओके। सो अब हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी, कौन कौन सा फैक्टर है जो ड्यूटी को अफेक्ट करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको कौन कौन सा फैक्टर जो अफेक्ट करेगा। सबसे पहला हमारा है टाइप्स ऑफ क्रॉप। अभी हमने देखा था कि जिस क्रॉप को ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होगा, इट मीन्स अगर आपको क्रॉप ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड करेगा तो कम एरिया इरिगेट होगा आपका, तो इस केस में क्या होगा, मोर वाटर रिक्वायर्ड। क्रॉप को वाटर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, क्रॉप को वाटर जिसका ज्यादा रिक्वायर्ड होगा उसका ड्यूटी क्या होगा, कम होगा। मोर वाटर, जो क्रॉप मोर वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप लेस ड्यूटी। जिस भी क्रॉप का वाटर ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा उसकी ड्यूटी लेस होगी। इसका वाइस वर्सा हम लोग देखेंगे, तो लेस वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप मोर ड्यूटी, ठीक है। नाउ क्लाइमेट
सेकेंड जो फैक्टर हमारा वो है क्लाइमेट। सो समर और विंटर, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी समर के केस में क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जब समर होगा तब क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो एरिया कम इरिगेट होगा, कम एरिया इरिगेट होगा, इट मीन ड्यूटी आपका लेस होगा। नाउ विंटर में क्या होगा, इवेपोरेशन लेस होगा, इवेपोरेशन लेस होगा तो ड्यूटी ज्यादा होगा। ठीक है। सो थर्ड पॉइंट, और कौन सा फैक्टर जिसको पेड करेगा, टाइप ऑफ सॉइल। तो जो सॉइल ज्यादा परमिएबल होगा, जो सॉइल परमिएबल ज्यादा होगा, इट मींस उसमें सीपेज ज्यादा होगा, सीपेज ज्यादा होगा तो एरिया कम इरिगेट होगा तो ड्यूटी कम होगा। तो मोर परमिएबल सॉइल क्या होगा, यहाँ पे सॉइल अगर ज्यादा परमिएबल होगा तो ड्यूटी लेस होगा बिकॉज ऑफ सीपेज, लेस एरिया इरिगेट होगा हमारा। नाउ फोर्थ पॉइंट, मेथड ऑफ इरिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेथड ऑफ इरिगेशन। इस पे आजकल काफी डिबेट भी चल रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंडिया आजकल शॉर्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है यहाँ पे, इस कारण से इस फैक्टर पे काफी बात किया जाता है। तो मेथड ऑफ इरिगेशन, अगर आप स्प्रिंकल या ड्रिप इरिगेशन रखते हो, स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप, ये दोनों में से कोई भी इरिगेशन आप यूज करते हो तो उसके इसमें क्या होगा, ड्यूटी आपका कम होगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या करते हो, पाइप के थ्रू आप वाटर को फ्लो क्रॉप तक पहुंचाते हो, तो उसके इसमें क्या होता है आपका, स्प्रिंकल कर करके आप वाटर को क्रॉप तक पहुंचाते हो। तो उसके इसमें क्या होता है कि वाटर जो है सॉइल के द्वारा कम परमेबल हो पाता है वहां पे, तो उसके इसमें ड्यूटी आपका ज्यादा होगा, ड्यूटी आपका ज्यादा होगा। ड्रिप इरिगेशन के केस में भी क्या होगा, डायरेक्ट आप लैंड तक वाटर पहुंचाओगे, डायरेक्ट आप क्रॉप तक ही वाटर पहुंचा दोगे, तो उसके इसमें क्या होगा, आपका ड्यूटी ज्यादा रहेगा। अगर आप फ्लो इरिगेशन करोगे फ्लो इरिगेशन के केस में क्या होगा, ड्यूटी आपका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप वाटर को लैंड के हेल्प से, लैंड के थ्रू आप वाटर को क्रॉप तक पहुंचाओगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका प्रायोरिटी थोड़ा सा ज्यादा होने लगेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है ड्यूटी ऑफ वाटर एट वेरियस प्लेस। जो ड्यूटी है वो अलग अलग प्लेस पे क्या होगी उसको हम लोग देखेंगे। तो वाटर है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास रिवर हो गया, ये हमारा रिवर हो गया। इस रिवर में हम लोग क्या करते हैं, यहां आगे चलकर बियर या फिर बैराज कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। बियर बैराज कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बियर और बैराज कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। बियर और बैराज हम लोग आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ये बेसिकली नॉन गेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें गेट नहीं होता है, और ये गेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें गेट लगा हुआ होता है। और ये क्या करता है, वाटर के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है यहाँ पे। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से कैनाल को फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ से हम लोग कैनाल निकाल लेते हैं। और इस कैनाल को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेन कैनाल। यहाँ से हम लोग कैनाल निकालते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन कैनाल। फिर इस मेन कैनाल के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इस मेन कैनाल के हेल्प से हम लोग ब्रांच कैनाल निकालते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ब्रांच कैनाल। यहां से हम लोग ब्रांच कैनाल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब
इस ब्रांच कैनाल आगे हम लोग क्या निकालते हैं? फिर ब्रांच कैनाल के बाद हम लोग क्या निकालते हैं आगे? मेजर। यहां से फिर हम लोग क्या निकालते हैं? मेजर कैनाल। अगेन इस मेजर कैनाल से फिर हम लोग क्या निकालते हैं? इस मेजर कैनाल से हम निकालते हैं माइनर कैनाल। इस मेजर कैनाल से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? फिर अगेन माइनर कैनाल निकालते हैं। अगेन इस माइनर कैनाल के थ्रू फिर हमारा यहां से वाटर जो है उसी में ये डिस्ट्रीब्यूटरी, यहाँ पे क्या होता है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटरी होता है और यहाँ से हमारा वाटर फील्ड में चला जाता है। सो अब इसमें आपसे क्वेश्चन आस्किंग किया जाता है कि ड्यूटी ऑफ वाटर कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा और कहाँ पे सबसे कम होगा। तो आप बताइए हमें कि यहाँ पे क्या होगा? जब वाटर हमारा रिवर से यहाँ आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? हेड ऑफ कैनाल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज हेड ऑफ कैनाल। जब रिवर डायरेक्ट कैनाल में आ रहा है, यहाँ पे हेड ऑफ कैनाल है, यहाँ तक अभी अभी कोई ज्यादा सीपेज नहीं होगा वाटर में, तो यहाँ पे क्या होगा? ड्यूटी आपका ज्यादा होगा। इस पॉइंट पे ड्यूटी आपको ज्यादा मिलेगा। इसको बना क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कैनाल आउटलेट। कैनाल आउटलेट। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे हम लोग पता कर रहे हैं कि कहाँ पे ड्यूटी ज्यादा होगा, कहाँ पे ड्यूटी कम होगा। जब वाटर हमारा पैसेज करता है, जब ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ वाटर लॉसेस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पैसेज करेगा वाटर उतना ज्यादा लॉस होगा। तो जब ज्यादा लॉस होगा तो इट मीन जब कम एरिया इरिगेट होगा आपका, तो उस केस से हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पे हमारा वाटर में सबसे कम पैसेज किया है, तो यहाँ पे हमारा जो है वाटर का लॉसेस कम होगा, यहाँ पे ड्यूटी सबसे ज्यादा मिलेगा हमको। यहाँ पे वाटर हमारा देखिए यहाँ पे हम लोग मेन कैनाल था, मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल में आया है, ब्रांच कैनाल से फिर हमारा माइनर कैनाल में आया है, और माइनर कैनाल के बाद फिर हम लोग मेजर कैनाल में आया है, और मेजर कैनाल के बाद हम लोग सॉरी हमने गलत बना दिया है, ये हमारा कैनाल आउटलेट यहाँ पे होगा। यहाँ पे कैनाल आउटलेट होगा हमारा, तो कैनाल आउटलेट होगा, कैनाल आउटलेट पे यहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर हमारा पैसेज कर चुका है, तो इट मींस लॉसेस भी सबसे ज्यादा हुआ होगा वाटर का अब तक। तो यहाँ पे हमारा ड्यूटी क्या होगा? सबसे कम होगा। इस पॉइंट पे हमारा ड्यूटी लेस होगा, यहाँ पे ड्यूटी लेस होगा। किस पॉइंट पे? जहाँ पे कैनाल आउटलेट है। तो आपसे क्वेश्चन आस्किंग किया जाता है एग्जाम में कि किस पॉइंट पे आपका ड्यूटी सबसे ज्यादा होगा और किस पॉइंट पे ड्यूटी आपका सबसे कम होगा। ये हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। रिवर है, रिवर से हमारा हेड कैनाल निकलेगा, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, मेजर कैनाल, माइनर कैनाल, देन डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड तक वाटर हमारा पहुंच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा के बारे में। ना अब हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे थे ड्यूटी और डेल्टा के बीच में, तो ड्यूटी और डेल्टा के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे थे। तो अगर इसका रिलेशन स्टैब्लिश करने का बहुत ही इजी तरीका है हमारे पास। इजी टेक्निक क्या है कि आपने जितना वाटर सप्लाई किया और जितना वाटर लैंड तक पहुंचा, ठीक है, उसको आप इक्वेट कर लो। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? वॉल्यूम वाटर सप्लाई ड्यूरिंग द बेस पीरियड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड ऑन फील्ड। जितने भी वाटर आपने सप्लाई किया और वो सारे का सारा वाटर कहाँ पहुंचा? फील्ड तक पहुंचे। तो हम अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर को देखें तो वॉल्यूम हम किसी बेसिकली डिनोट करते हैं इसको डिस्चार्ज को मीटर क्यूब पर सेकंड में, और टोटल बेस पीरियड से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा बेस पीरियड को बेसिकली हम लोग आगे जब के बी से डिनोट करेंगे, और इसका जो यूनिट होता है बेसिकली डेज में होता है। अब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड ऑन फील्ड, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर की एक्यूमुलेटेड ऑन फील्ड क्या होगा? ड्यूटी इनटू डेल्टा। बेसिकली क्या होगा हमारा? ड्यूटी इनटू डेल्टा। तो ड्यूटी क्या होता है हमारा? हेक्टेयर में होता है, और डेल्टा किसमें होता है हमारा? यहाँ पे मीटर में लेके चल रहे हैं वो डेल्टा को। ठीक है, तो अब अगेन इस यूनिट को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यूनिट को बैलेंस करेंगे तो मीटर क्यूब पर सेकंड, और बेस हमारा डेज में है, तो डेज में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा?
24 इंटू 60 इंटू 60 इसका हेक्टेयर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा 24 मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। तो यहाँ से आप रिलेशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश करोगे। ये हमारा ड्यूटी डेल्टा डी से और आपका ये डेल्टा से, ठीक है, डेल्टा को डेल्टा से लिखा था, इसका मीटर यूनिट लेके चल रहे हैं और ये हमारा बेस पीरियड 20 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से यूनिट जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कैसे निकल के आएगा डेल्टा इक्वल टू 8.64 डी बाई डी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग यहाँ पे जो बी है हमारा वो डेज में है, डेल्टा डी हमारा जो है डी के यूनिट में बताया था, हेक्टेयर पर किलोमीटर होता है, हेक्टेयर पर किलोमीटर होता है और डेल्टा हमारा मीटर में है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यूनिट आप ध्यान रखना, बी हमारा बेस पीरियड डेज में होता है यहाँ पे, तो डी को हेक्टेयर पर किलोमीटर में और ये डेल्टा हमारा मीटर में होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। गेट में भी इस पे न्यूमेरिकल आए हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आसिक किया होगा, गेट में एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, इस फॉर्मूला को काफ़ी ध्यान रखना। अब हम लोग बात करेंगे इस पर, एक न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। एक हमारा छोटा सा टॉपिक है क्रॉप सीजन। तो इंडिया में बेसिकली जो हमारा होता है वो 3 टाइप का होता है, लेकिन कभी कभी इसको 4 टाइप भी कह लेते हैं हम लोग। 4 टाइप्स, एक आध 2 क्रॉप होते हैं जो 4 टाइप से भी आते हैं। तो बेसिकली वैसे तो 3 टाइप्स ऑफ सीजन होते हैं क्रॉप के। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप इसका जो सीजन होता है वो कौन सा होता है? तो खरीफ क्रॉप का जो हमारा सीजन होता है वो, खरीफ क्रॉप को हम लोग रेनी सीजन भी बोलते हैं, रेनी क्रॉप भी बोलते हैं। और आप सबको पता होगा कि रेनी सीजन हमारे यहाँ कब होता है इंडिया में? ये होता है हमारा जुलाई से लेकर के सिर्फ अक्टूबर तक का पार्ट होता है। तो जो खरीफ क्रॉप होता है हमारा जुलाई टू अक्टूबर, ये टाइम पीरियड ही आपसे पूछा जाएगा कि जुलाई टू अक्टूबर का जो पार्ट होता है दैट इज द खरीफ क्रॉप। अगेन हमारा होता है रबी क्रॉप। अच्छा, इसके एग्जांपल हम देख लें। खरीफ क्रॉप में कौन कौन सा होता है हमारा? राइस हमारा खरीफ क्रॉप का एग्जांपल है। मेज और कॉटन, राइस, मेज एंड कॉटन, ये सारे हमारे खरीफ क्रॉप के एग्जांपल हैं। क्योंकि इसको हम लोग कब लगाते हैं? जुलाई में लगाते हैं। और इसका हार्वेस्टिंग कब करते हैं हम लोग? अक्टूबर में इसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं इसका। तो राइस इसका एग्जांपल है, मेज एग्जांपल है और कॉटन एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका सेकंड रबी क्रॉप। रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप का जो सीजन होता है जब हमारा खरीफ क्रॉप का कल्टीवेशन कर लिया, हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, देन उसके बाद हम लोग रबी क्रॉप को सोइंग करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम लोग लास्ट अक्टूबर, समटाइम्स नवंबर कह सकते हैं इसको। अगर इन डिटेल में आप जाओगे तो ये 15 अक्टूबर तक का वैसे इसका टाइम होता है और इसको फिर 16 अक्टूबर से लेते हैं। लेकिन अगर हम रफली देखें तो इसको अक्टूबर तक का, इसको नवंबर से बोल सकते हैं कि नवंबर से लेकर के फेब तक का इसका टाइम होता है, यानी फेब या मार्च कह सकते हो आप इसको। नवंबर से लेकर के मार्च तक का टाइम पीरियड होता है, दैट इज आपका रबी क्रॉप। इसमें बेसिकली क्या होता है? हमारा वेट होता है, ठीक है। ग्राम होते हैं, चने, चने जो आप लोग खाते हैं, ग्राम, वेट, ये सब हमारा रबी क्रॉप सीजन में ही होता है। थर्ड जो हमारे यहाँ सीजन होता है दैट इज जायद क्रॉप। जायद क्रॉप को समर क्रॉप भी बोलते हैं हम लोग। इसको विंटर क्रॉप भी बोल देते हैं। रबी क्रॉप को इसको विंटर क्रॉप भी बोलते हैं, इसको समर क्रॉप भी बोलते हैं और इसको रेनी क्रॉप बोलते हैं। विंटर समर क्रॉप भी बोल देते हैं। तो जायद क्रॉप इसका टाइम पीरियड क्या होता है? मार्च से जून तक का। इसको कब से कब तक देखते हैं हम लोग? मार्च टू जून तक, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल हमारे पास है जायद क्रॉप का। जनरली इसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बहुत सारे। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, जो आप लोग आजकल गर्मियों का सीजन है तो वाटरमेलन आप
आप लोग यूज करते होंगे। वाटरमेलन आप लोग खा रहे होंगे आजकल, तो वाटरमेलन जो है वो हमारा, ककम्बर आप लोग यूज करते होंगे गर्मियों में। ये सब जायद क्रॉप के अंतर्गत ही आते हैं, जायद क्रॉप के नहीं आते हैं सब के साथ। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट जो होता है इसके अंदर, उसको आप याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेरिनियल क्रॉप, पेरिनियल क्रॉप जो क्रॉप थ्रू आउट द जिसका टाइम पीरियड 360 डेज से ज़्यादा का होता है, जो क्रॉप हमारा 60 डेज के आसपास यानी कि 300 डेज के ज़्यादा का होता है, उसको हम लोग पेरिनियल क्रॉप बोल देते हैं। पेरिनियल क्रॉप, इसका एक एग्जांपल है शुगर केन। शुगर केन क्या होता है, इसका टाइम पीरियड 300 डेज से ज़्यादा का होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग पेरिनियल क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर जो होता है क्रॉप, उसको हम लोग पेरिनियल क्रॉप बोलते हैं। नाउ अब हम लोग स्विच करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। ये आपका इस टॉपिक का थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गया है, और हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं इस टॉपिक में। किस टाइप के न्यूमेरिकल आसन होते हैं गेट में, तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आसन किए जाते हैं। सो नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखिए, इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है, गेट का ही आस्किंग क्वेश्चन है। गेट में पूछा गया था एक बार कि ड्यूटी इज 1428 हेक्टेयर पर क्यूबिक एंड बेस पीरियड बी इज 120 days for an irrigated crop, then delta is given by। सो आपको पता, आपने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही आपने एक रिलेशन स्टेब्लिश किया है, डेल्टा इक्वल टू 8.64 B/D, ठीक है। और आपको यहाँ पे गिवन है, कौन सा पॉइंट गिवन है, गिवन पॉइंट हम देखें यहाँ पे गिवन आपको है ड्यूटी दिया हुआ आपको 1428 हेक्टेयर पर क्यूबिक, और आपको क्या दिया हुआ है, बेस पीरियड भी दिया हुआ है 120 डेज दिया हुआ है बेस पीरियड, ओके। सो सबसे पहले आप यहाँ पे यूनिट बेस अच्छे तरीके से देख रहे हैं ना, यूनिट आपको हमेशा ड्यूटी जो है हेक्टेयर पर क्यूबिक होना चाहिए, और बेस पीरियड जो है आपका डेज में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको चेंज करोगे, देन आप इसको इस फॉर्मूला को यूज करोगे। तो यहाँ से हम डेल्टा फाइंड आउट करते हैं, 8.64 बी हमारा 120 है, और डेल्टा कितना है आपका ड्यूटी 1.28 है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने में कितना आता है, ये इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.726 मीटर। यहाँ पे डेल्टा किसमें आता है, हमारा मीटर में आता है। चाहो तो आप इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो, तो सेंटीमीटर में चेंज करके क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका 72.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफी आसान सा न्यूमेरिकल आता है, इसमें सिंपल सा एक रिलेशन आपको याद रखना है, डेल्टा इक्वल टू 8.64 BD। और समटाइम्स आपको जब न्यूमेरिकल आस्किंग किया जाएगा तो आपको क्रॉप सीजन दे देगा, तो क्रॉप सीजन से आपको मैंने क्रॉप सीजन बता दिया है कि क्रॉप सीजन से आपको आइडिया लगाना होगा कि किस तरीके का क्रॉप है, तो उससे भी आपको समटाइम्स रिलेशन एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। और जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था ड्यूटी और डेल्टा, ठीक है। इसके अलावा जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, और उसमें हमने पढ़ा था कोर डेप्थ, कोर वाटरिंग, और आपको पानी इरिगेशन से सारे टॉपिक्स हमने देखे थे वहाँ पे। तो ये सब रिलेशन से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आस्किंग होते हैं। ये छोटा सा एक आपका न्यूमेरिकल पॉइंट था, इससे आपको न्यूमेरिकल जो सिंपल ड्यूटी और डेल्टा से बन जाते हैं। और भी इस चैप्टर के अंदर अभी और भी कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि CCA पढ़ना है हमको, कल्टिवेटेड कमांड एरिया क्या होता है, क्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग मी, एंड नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए हम साथ ट्यून करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू।